गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हडमानिया का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। हडमानिया का जो पाचन तंत्र है उसमें आहारनाल और पाचक ग्रंथियाँ सम्मिलित हैं। आहारनाल पूर्ण व कुंडलित आहारनाल होते हैं। इनमें ब्रैंकियल छिद्र से प्रारंभ होकर गुदरा छिद्र पर समाप्त होती है। इसमें निम्न भाग हैं। मुख ब्रैंकियल छिद्र या मुख ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष पर पाया जाता है, जो देह गुहा के अग्रभाग पर स्थित होता है। ये टेस्ट द्वारा निर्मित 4 पिंडीय ओस्ट द्वारा घिरा रहता है और अंत में ब्रैंकियल साइफन में खुलता है। ये इस प्रकार से ये जो भाग है यहाँ पर ये 4 ओस्ट बन रहे हैं टेस्ट के द्वारा। ये इसका ब्रैंकियल एपरेचर या माउथ है। ये जो माउथ है ये इस प्रकार की जो नलीनुमा संरचना है ब्रैंकियल साइफन में खुलता है। उसके बाद आती बकल कैविटी या मुख गुहा। हडमानिया के पाचन तंत्र में मिलने वाली मुख गुहा साइफन में उपस्थित होती है, जो एक छोटी सक्रिय व पार्श्व संपीड़ित नलिकाकार गुहा होती है। ब्रैंकियल साइफन के चारों ओर पाया जाने वाला पेशीय समूह ब्रैंकियल स्प्लिस्टर कहलाता है, जो ब्रैंकियल छिद्र के परिमाण को नियमित करता है। ब्रैंकियल साइफन के आधार पर एक महीन एवं अत्यंत शाखित स्पर्शकों का समूह पाया जाता है, जिसे कि ब्रैंकियल स्पर्शक कहते हैं। ये स्पर्शक तंत्रिका व रक्त कोशिकाओं के कांटेक्ट में रहता है। ब्रैंकियल स्पर्शकों की संख्या लगभग 64 होती है, जो 4 अलग अलग परिमाणों के होते हैं। अलग अलग परिमाण साइज़ के जो स्पर्शक होते हैं उसमें पाए जाते हैं और ये जो स्पर्शक होते हैं छलनी जैसी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्प्लिस्टर है, ये माउथ वाला पोर्शन है, ये इसकी ब्रैंकियल साइफन में, और यहाँ पर ये एक स्प्लिस्टर है, ये इसकी मुख गुहा फॉर्मेशन करता है। और इस वाले पोर्शन में टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं। टेंटिकल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक और अलग तरीके की व्यवस्था बनाते हैं। टेंटिकल्स के नीचे एक सुस्पष्ट प्री ब्रैंकियल जोन होता है, जिसमें 2 सर्पिल काइल से बना एक पृष्ठीय ट्यूबरकल्स होता है। फिर 2 पतली सीलिएटेड लाइन्स होती हैं। पेरिफेरंजियल बैंड समानांतर होते हैं और ग्रसनी के ऊपरी छोर को घेरते हैं। ग्रसनी का जो ये ऊपरी वाला पोर्शन है यहाँ पर बैंड्स पाए जाते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के बैंड्स। बैंड से पहले हम जो टेंटिकल्स हैं उनको देख लें। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये टेंटिकल्स है और अंदर की तरफ झुके हुए हैं ये टेंटिकल्स, और ये इसका ब्रैंकियल साइफन का हिस्सा है। ये यहाँ पर ये स्प्लिस्टर दिखाया जा रहा है और ये जो पोर्शन है ये है प्री ब्रैंकियल जोन। अभी प्री ब्रैंकियल जोन है ये, और ये वाला पेरीफेरेंजियल ग्रूव पेरीफेरेंजियल बैंड है। प्रत्येक ब्रैंकियल स्पर्शक, अब हम स्पर्शक को पहले अच्छी तरह देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 64 प्रकार के हैं और अलग अलग साइज़ के हैं। प्रत्येक ब्रैंकियल स्पर्शक हंसियाकार की आकृति के होते हैं, जो अपने चौड़े आधार द्वारा ब्रैंकियल उपकला से जुड़े रहते हैं। इन स्पर्शकों का ऊपरी चौड़ा भाग अनेक युग्मित पार्श्व शाखाओं युक्त होता है। ये पार्श्व शाखायुक्त संरचनाएं स्पर्शिकाएं या टेंटिकुलेट्स कहलाती हैं। ये शाखाएं द्वितीयक व तृतीयक शाखाएं बनाती हैं। स्पर्शकों का निचले सीमांत महीन पिंडयुक्त कटाफटा तथा ग्रंथिल उपकला से आवृत होता है। स्पर्शकों के मुक्त सिरे मुख गुहा के केंद्रीय भाग में मिलकर छल्ली समान संरचना बनाते हैं, जो ग्रसनी के अगर ग्रसनी में पानी की धारा के साथ कुछ बड़ी परिमाण की वस्तुएं या भोजन कण प्रवेश करते हैं तो उसको रोका जाता है। ये इस प्रकार के होते हैं। इसमें और भी अच्छे से प्रदर्शित हो रहे हैं ये टेंटिकल्स। ये बीच में ब्रैंकियल एपरेचर है, ये जो है अंदर की तरफ झुके हुए, अंदर की तरफ मुड़े हुए क्लोम या स्पर्शक हैं।
ग्रसनी यह शरीर की गुहा के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं और इसे दो भागों में विभेदित किया जाता है, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल पाउच या थैले। प्री ब्रैंकियल जोन जो होता है एकदम पतली चिकनी दीवारों युक्त होता है, इनमें किसी प्रकार के सीलिया वगैरह एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो ब्रैंकियल सैक होता है उस या ग्रसनी जो होता है इसमें ये बड़ा हिस्सा होता है और ग्रसनी की दीवारें अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित जो गिल स्लेट होती हैं कि कई पंक्तियों में छिद्रित होता है। अभी हमने गिल स्लेट देखा, गिल स्लेट की पंक्तियों में छिद्रित होता है। इनके माध्यम से ग्रसनी की गुहा आलिद गुहा के साथ संचार करती है। गिल स्लेट के किनारों को सीलिया के साथ घेर लिया जाता है और जो ग्रसनी से पानी की धाराओं को आलिद गुहा में चलाती हैं। ये प्री ब्रैंकियल सैक, ये प्री ब्रैंकियल जोन है और ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव प्रदर्शित कर रहा है। इसमें यहाँ आगे अभी और आएगा, ये एंडोस्टाइल वाला पोर्शन है, तो हम एक बार इसको देख लें चित्र को, जिसमें कौन सा पोर्शन कहाँ पर स्थित है। तो हम सबसे पहले ये ब्रैंकियल एपर्चर, ब्रैंकियल एपर्चर आगे ब्रैंकियल साइफन में खुलता है। इनके बाद एक स्प्लिस्टर होता है जो इस छिद्र को कंट्रोल करता है। स्प्लिस्टर के बाद ये प्री ब्रैंकियल जोन आता है, ये प्री ब्रैंकियल जोन, और इसके बाद ये आती है डोर्सल ट्यूब्यूलर। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इस प्रकार से प्रदर्शित हो रही हैं। प्री फेरेंजियल बैंड्स हैं, ये बैंड्स हैं, और ये हैं प्री फेरेंजियल ग्रूव्स, ये तो बैंड्स को प्रदर्शित कर रहा है और ये बीच का जो हिस्सा है वो ग्रूव को प्रदर्शित कर रहा है। ये बिल्कुल बीच में ये जो पोर्शन है ये लैमिना है, डोर्सल लैमिना है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। ये ईसोफेगस है और ईसोफेगस के पास ये वाला राइट लिप और ये लेफ्ट लिप, पोस्ट होठ जिसे कहते हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर क्योंकि ये ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें ये टेंटिकल वाला पोर्शन, ये वाला जो अभी हमने देखी थी, ये ब्रैंकियल एपर्चर, इसके चारों तरफ ये स्प्लिस्टर हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये प्री ब्रैंकियल जोन, ये है प्री फेरेंजियल ग्रूव, ये वाला ग्रूव बीच में, और ये बैंड्स को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद ये डोर्सल लैमिना, ये वाला हिस्सा, और ये ईसोफेगस की ओपनिंग, लेकिन यहाँ पे ये ओस्ट भी है। और इसके बाद ये यहाँ पर जब आएंगे तो ये यहाँ पे लीवर है दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। अब प्रस्टीय लैमिना के बारे में बात करते हैं। प्रस्टीय लैमिना एक पतली फ्लैप है जो ग्रसनी के मध्य पृष्ठ छत के अंदर स्थित होती है, जैसे कि अभी हमने देखा। कई शंक्वाकार सिलेटेड अनुमानों को सहन करते हैं, जिसे लेसेट कहा जाता है। प्रस्टीय लैमिना पश्च परिधीय बैंड से जो इंटेस्टाइन के उद्घाटन तक चलती है। प्रस्टीय लैमिना जो परिधीय बैंड जो था वहाँ से लेके ये इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होती है। प्रस्टीय लैमिना और इसके अपक्ष एक तरफ झुककर एक प्रकार की नली का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से भोजन से युक्त बलगम गुजरता है। ये यहाँ पर आकर उपस्थित है, ये लैमिना वाला पोर्शन है और इसके कांटेक्ट में रहती है, यहाँ पर भी प्रदर्शित होता है। ये डोर्सल लैमिना इस चित्र में और अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है। ये डोर्सल लैमिना है और ये आगे जाके ईसोफेगस में खुलता है। एंडोस्टाइल ये एक अनुदैर्ध्य नाली है जिसमें कैनाल या जिसको बोलते हैं ना एक ओपनिंग जैसी या खड्डे जैसी संरचना, ये एक अनुदैर्ध्य नाली है जिसमें ग्रंथिल कोशिकाओं की 4 अनुदैर्ध्य पंक्तियाँ होती हैं, जिनके बीच रोमक कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के मध्य पंक्ति में लंबा सीलिया होता है। एंडोस्टाइल की ग्रंथिल कोशिकाएं बलगम का स्राव करती हैं, म्यूकस का स्राव करती है, जो बाद में रोम कोशिकाओं द्वारा
संचालित होता है, मतलब रोम के द्वारा उनको मूवमेंट दिया जाता है। म्यूकस जो फॉर्मेशन होता है। एंडोस्टाइल कशेरुकी की थायराइड ग्रंथि के समरूप होती है। मतलब यहाँ पे जो एंडोस्टाइल है ये हमें जो पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि होती है उसके समरूप है, उस तरह का काम करती है। ग्रसनी के पीछे के क्षेत्र को ईसोफेगस क्षेत्र कहा जाता है, जिसके चारों ओर ग्रसनी की सभी सिलवटों को मिलाया जाता है। इसमें 2 अर्धवृत्ताकार ओष्ठ होते हैं जो एक छिद्र को घेरे रहते हैं, जो कि आगे की ओर ईसोफेगस जो स्टमक है या जो इंटेस्टाइन का शेष पार्ट है उसके संपर्क में रहती हैं। ये एंडोस्टाइल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें कि ये एपिथेलियम, ये सीलिएटेड एपिथेलियम बताया गया है, सीलिया उपस्थित होते हैं। और ये यहाँ पर भी सीलिएटेड एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि स्राव करेगी म्यूकस का। ये बड़ा सीलिया है और ये छोटे छोटे सीलिया इसमें उपस्थित होते हैं। ईसोफेगस ब्रैंकियल कोश का पश्चिम भाग है, एक छोटी व मोटी दीवार वाली मुड़ी हुई नलिका में खुलता है जिसे ग्रासनाल कहा जाता है। इसकी सक्रिय गुहा में 4 लंबवत रोमाबी खांच होते हैं जो भोजन के गुजरने का मार्ग बनाते हैं। ग्रासनाल आगे की ओर मुड़कर आमाशय में खुलता है। ये वाला पोर्शन ईसोफेगस है जो कि मुड़ा हुआ संरचना है, और ये आगे स्टमक में खुलता है। स्टमक हर्डमानिया में यह ग्रासनाल से अधिक चौड़ा होता है जो भोजन के संग्रह व पाचन करता है। आमाशय की आंतरिक दीवारें अंदर से चिकनी होती है तथा इनमें अनेक शाखान्वित पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय आंत में खुलता है, इसके दोनों सिरों पर सवर्णीय पेशियों युक्त क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, जो कि यू शेप की नलिका होती है जिसे आंत कहते हैं। इसमें एक समीपस्थ अधरीय अवरोही भुजा तथा दूरस्थ आरोही भुजा होती हैं। दोनों भुजाएं अग्र दिशा में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार आंत में बनने वाला लूप बाएं जनद को घेरता है। ये इस प्रकार से ये एक यू शेप लूप बना रही है और इसके अंदर की तरफ ये गोनैड्स उपस्थित है। कि इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए आलिंद वाले पोर्शन का, तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये एंडोस्टाइल है, और ये हार्ट वगैरह, टेस्टिस, ओवरी, ओविडक्ट, इस प्रकार के जो सभी पोर्शन है ऐसे इस तरह से दिखाई देंगे। ये वाला पोर्शन डॉर्सल वेसल्स, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, ये रेक्टम, ये पूरा वाला ये जो पोर्शन है ये इंटेस्टाइन का। रेक्टम आंत का पिछला व अंतिम भाग होता है, छोटी सक्रिय संरचना में खुलता है जिसे मलाशय कहते हैं। इसके भीतर की दीवारें भी रोमाबी या सिलेटेड एपिथेलियम द्वारा आश्रित रहती हैं। गूदा के द्वार अवस्कर या एंट्रियम भाग में खुलता है। गूदा क्षेत्र 4 ओष्ठों के द्वारा आच्छादित रहता है। अब इसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यकृत, हर्डमानिया का यकृत एक बड़ी गहरी भूरे रंग की द्विपिंडकीय संरचना होती है। इसका एक बड़ा बायां और एक छोटा दाहिना पिंड आमाशय के दोनों ओर उपस्थित होता है। यकृत अनेक नलिकाओं का बना होता है जो संयोजी ऊतक के बने मध्यांशों या मैट्रिक्स में फंसा रहता है, या मैट्रिक्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इनमें अनेक रुधिर ब्लड साइनस भी पाए जाते हैं। यकृत में उपस्थित समस्त नलिकाएं आमाशय में खुलती हैं। यकृत के द्वारा जो स्त्राव किए जाते हैं वो एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम होते हैं। ये यहाँ पर ये उपस्थित है, बड़ी पाली और ये छोटी पाली। पाइलोरिक ग्रंथि ये आमाशय और आंत की दीवारों में शाखित नलिकाओं का जाल बनाती हैं। ये नलिकाएं एक संयुक्त नलिका द्वारा आंत की समीपस्थ भुजा के मध्य में खुलती हैं। हर्डमानिया में पाइलोरिक ग्रंथि कशेरुक जंतुओं के अग्नाशय एवं उत्सर्जी अंग दोनों की तरह काम करते हैं। मतलब कई बार पूछा जाता है पाइलोरिक ग्रंथि किसके तरह काम करती है, तो ये अग्नाशय व एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है पाइलोरिक ग्लैंड। अब किस प्रकार से भोजन का अंतर्ग्रहण व पाचन किया जाता है हर्डमानिया में।
इसका जो भोजन होता है वो पक्षमाभी सिलियरी मैकेनिज्म द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। हडमाने में जो भोजन होती है वो प्लैंकटन प्राणी, जिसमें शैवाल, डायटम, सीलेटेड आदि जंतु आते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है, एक आल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इनमें जो पक्षमाभी मूवमेंट होता है उसके द्वारा जल उनके मुख में प्रवेश करता है। जल की धारा के साथ सूक्ष्म भोजन कण शरीर में चले जाते हैं। मुख से होकर जलधारा ग्रसनी में पहुंचती है और फिर स्टिग्मा से होती हुई एंट्रम ग्यूवा में प्रवेश करती है, जहां से फिर ये एंट्रम छिद्र एंट्रियल एपरेचर द्वारा देह के बाहर निकाल दी जाती है। ब्रैंकियल स्पर्शक जो टेंटिकल्स होते हैं वो छलनी की भांति कार्य करते हैं और भोजन को छान कर महीन कणों को ही ब्रैंकियल कोश में जाने देते हैं, जो अंदर जाके नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। मतलब पानी का फ्लो होता रहता है, लेकिन जो थोड़े उसमें जो कण आएंगे डाइटम वगैरह के वो पैंदे में बैठ जाते हैं और एंडोस्टाइल की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस का स्राव किया जाता है। म्यूकस जो कि उसको लसलसा बनाता है। ग्रसनी के स्तर पर पड़े हुए भोजन कण श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और एंडोस्टाइल के पक्षमाभों के स्पंदन द्वारा धीरे धीरे ग्रसनी की दीवारों के सहारे ऊपर उठकर डॉर्सल लैमिना से चिपक जाते हैं। जीर्णकाओं के द्वारा बनी नलिकाओं के भीतर उपस्थित पक्षमाभिकाएं एक सहती को एक डोरी या रज्जुकी का रूप देते हैं, जो अंत में ग्रसिका नाल में प्रवेश कर जाती है। भोजन कणों के साथ आया हुआ जल स्टिग्मेटा से होकर एंट्रियम में आता है, जहां से बहता हुआ एंट्रियम साइफन से होकर देह से बाहर निकल जाता है। स्पर्शक रसायन ग्रही संवेदनांग का कार्य करते हैं। ये अनुपयोगी पदार्थों के छांटने का कार्य भी भोजन कणों के छानने के कार्य के साथ साथ करते हैं। जल के साथ आए अनुपयोगी पदार्थ या बड़े कण पक्षमाभी की विपरीत दिशा में गति से मुंह के बाहर धकेल दिए जाते हैं। डाइजेशन, अधिकांश जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है, जहाँ यकृत के स्राव जो होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं स्टमक में। यकृत मुख्य रूप से पाचन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन हमें यकृत केवल बाइल सॉल्ट का स्रावण करते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम है वो यकृत द्वारा स्रावित किए जाते हैं। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टेज में बदलता है। प्रोटीएज प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। पाइलोरिक ग्रंथि के स्राव पदार्थ भी भोजन में सहायक होते हैं, जो अग्नाशय की तरह कार्य करते हैं। पचित भोजन का अवशोषण आंत की सतह से ही होता है और अपचित भोजन मलाशय में आ जाता है, जो मलाशय रोमकों द्वारा गूदा से अवस्कर में पहुंचता है और यहाँ से एंट्रियम साइफन के द्वारा एंट्रियम एपर्चर में पहुंचता है और वहाँ से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।